नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3। जिस टॉपिक का नाम है आपका आरंभिक नगर, और जिसमें हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और उसकी पूरी कहानी के बारे में। जो भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरंभिक नगर, चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 6। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि आरंभिक नगर पुराने भवन का संरक्षण। संरक्षण मतलब कि आखिर में किस तरह से उसका संरक्षण किया गया। ठीक है, पुराने भवन के उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि कोई दो यहाँ पे फोटो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चों का दो फोटो दिया है और जिसमें लिखा गया है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। इसलिए लगाव हो सकता है ताकि हो सकता है कि वह ऐसी धरोहर हो, ठीक है, ऐसी ऐतिहासिक इमारत हो जिसको लोग चाहते हैं कि उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका बचाव होना चाहिए, ताकि वह एक पर्यटन का एक केंद्र बन सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया, यानी कि बांट दिया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, नगर दुर्ग किसे कहा है? ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, ठीक है, चिनाई मतलब मरम्मत इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि इत्यादि भी इसमें मिले हैं। ठीक है, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं। चिनाई क्या करते हैं जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीर है, ठीक है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में भी वर्तमान में अवस्थित है, राखी गढ़ी, ठीक है, कालीबंगा, गावेरी वाला, चुनूदड़ो, ये सब क्या है? कुछ पुरातात्विक स्थल है जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में, ये सब जो नगर है उस समय जो खोजे गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके। अरब सागर लोथल उस समय एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह के रूप में अवस्थित था, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, कालीबंगा जो राजस्थान में अवस्थित है। तो ये सब भी आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसा कि लिखा हुआ है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो इसका होगा मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला इसे कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ आपसे पूछे तो इसका क्या आंसर होगा? मुर्दों का टीला। ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालीबंगा किस जगह पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो दो जगहों पे मिले हैं, पहला आपका कालीबंगा और दूसरा आपका लोथल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह कहने का मतलब है कि वहां पे अन्न जो है, अनाज है, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था, ठीक है, ताकि लंबे समय तक उसका क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके, या फिर अधिक मात्रा में हो जाने की वजह से उसे बाजारों में बेचा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये महान स्नानागार है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यही महान स्नानागार है जहाँ पे लोग क्या करते थे, एक साथ स्नान किया करते थे। ठीक है, ठीक है, पुरुषों के लिए अलग था, स्त्रियों के लिए अलग था। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है आपका भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने मंजिले इमारतें होती थी, एक से दो होती थी, तीन भी नहीं होती थी। ठीक है, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार, स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ठीक है, इस तरह से की जाती थी। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, तो यानी कि एक साथ ही घरों के साथ साथ सभी चीजों को बनाया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। नगरीय जीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, नगरीय जीवन। ठीक है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से किस्से कहानियां। ठीक है, किस्से कहानी के वहां के लोगों का रहन सहन क्या, खान पान क्या, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है जैसा कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी दूसरे स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? तो जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता है, उसी तरह से मेहरगढ़ की सभ्यता भी है। आगे देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, एक कुआं है, यह एक कुआं है, ये नाला है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जल निकासी के लिए ये कुआं है। और बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मुहर है, और मुहर है, और इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि ये जो एक लिपि है, अलग अलग एक अलग प्रकार की लिपि में इसे लिखी गई है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन इसे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प के आने से आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट, ठीक है, मनके, बाट और फलक हैं। ठीक है, ऊपर पत्थर के बाटों को देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। ठीक है, इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया
होगा, यानी मेजरमेंट प्रणाली यानी कि नापने की प्रणाली में इसका उपयोग किया गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्डिलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो छेद किया गया था ताकि इसमें क्या कर सके, माला को पिरोया जा सके माले के रूप में। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पे किसके चित्र बनाते थे, तो जानवरों के चित्र बनाते थे। अध्याय 3 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, वहां भी धातु का उपयोग होता है। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो वो भी पत्थरों के बाट को बनाया करते थे। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कपास की खेती कितने साल पहले होती थी? 7000 साल पहले होती थी। और कहाँ होती थी सबसे पहले? तो मेहरगढ़ की सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेवन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी कि ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर चित्रकारी करना। ठीक है, पृष्ठ 36 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसा कि लिखा गया है कि चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया होगा, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों पर प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं भी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, यानी कि दोनों को ही यह काम करने में दक्षता हासिल थी, दोनों इस काम में निपुण थे। ठीक है, अगला देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फेवन, जो कि आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और किसी न किसी सिविल सर्विस के एग्जाम में ये चीज पूछा है कि फेवंस का क्या अर्थ है। ठीक है, फेवंस से क्या तात्पर्य है। तो पढ़ते हैं हम लोग फेवंस के बारे में कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेवंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेवन से मनके, ध्यान रखिएगा, मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेवन से क्या क्या चीज बनाए जाते थे? मनके, चूड़ियां, बाले तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अगला है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि दूसरे किसी देश से वो क्या करते थे, उसे मंगवाने का काम करते थे। अगला है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तांबा वो लोग कहाँ से मंगवाते थे, तो तांबा मंगाते थे वो लोग राजस्थान से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टीन वो लोग कहाँ से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान से टीन मंगवाते थे। ठीक है, सोने मंगवाने का काम वो कर्नाटक से करते थे, बहुमूल्य पत्थर वो गुजरात,
ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर है। ये एक खिलौना है और ये क्या है, आपका मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। नगरों में रहने नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ठीक है, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। बच्चों का खिलौना उस समय हल था। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी या फिर नहीं थी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। अगला है कि हड़प्पा के लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना पड़ता था। ठीक है, ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नागर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में पूर्णतः विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि गुजरात की खंबात की खाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी जिसे गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप से मिले हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जैसा ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो बंदरगाह है, ये जो तालाब है, ठीक है, ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या फिर उतारा जाता होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार भी मनके भी यहाँ मिले हैं। अगला है आपका मुद्रा या फिर मोहर और मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों का को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जैसा कि आज भी किया जाता है। ठीक है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा दी जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आगे, सभ्यता के अंत का रहस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 3900 साल पहले यानी कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी,
इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है, ठीक है, लेकिन इन कारणों को स्पष्ट नहीं हो पाता है। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर वो प्रमुख क्या वजह थी जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी तरह से क्या हो गई, अंत हो गया उसका। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, संपूर्ण इलाकों में नहीं हुआ होगा। तो कुछ तो ऐसे व्यक्ति बचे होंगे या फिर कुछ ऐसे नगर या फिर कुछ ऐसे गांव जरूर बचे होंगे जिससे यह पता चल पाए कि नगरों का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। लेकिन ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं जिससे हम यह कह सकें कि बाढ़ की वजह से या फिर भूकंप की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से या फिर किसी बीमारी के फैलने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पूरी तरह से विनाश या फिर अंत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां पूरी तरह से उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अन्यंत्र, ठीक है, अब हम लोग खत्म होने के कगार पे हैं, इस चैप्टर का समापन होने जा रहा है। अन्यंत्र में लिखा हुआ है कि अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। ठीक है, मिस्र जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं और इसकी कैपिटल कायरो है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। यानी कि शव को तो दफनाया जाता था और साथ में उसके जो सेवक थे, ठीक है, उसे भी क्या किया जाता था, उसी शव के साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल नहीं पड़ती होगी। ठीक है, कल्पना करो कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। लोथल किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, ध्यान में रखिएगा। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। अगला है, ठीक है, आओ याद करें पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। क्योंकि मेहरगढ़ सभ्यता में पहले ही बता दिया गया कि आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो हो सकता है कि उससे लोग ओतप्रोत होंगे, मतलब जानते होंगे कपास के बारे में, और वहीं से चीजें क्या हो गई, आगे बढ़ी। ठीक है, अब जैसा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मिलान करो। एक क्वेश्चन लीनियर अगर पूछा जाता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। लेकिन जब मिलान करवाता है तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसका उत्तर क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए आप चीजों को बारीकी से पढ़ें, किसी भी चीज को पूरी तरह से इग्नोर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा कि टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? कर्नाटक से मंगाया जाता था। तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था? गुजरात से मंगाया जाता था। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। ठीक है, टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। देखिए, न यहाँ भी है न यहाँ भी है। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? कर्नाटक से मंगाया जाता था। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? वो राजस्थान से मंगाया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? वह गुजरात से मंगवाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 है, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।